हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या है और पाकिस्तान में गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके 3 टीयर्स हैं। पहला टीयर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दूसरा जुडिशरी और तीसरा द पार्लियामेंट। अगर एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव में टॉप पे प्राइम मिनिस्टर आता है, उसके बाद उसकी कैबिनेट और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी आती है। और जो भी पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते हैं उसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही चलाती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो गवर्नमेंट की होती है उसको लीड करता है। उसके अलावा वो कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको देखता है और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और कैबिनेट का भी हेड होता है। और जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पे भी प्राइम मिनिस्टर को एक ख़ास कमांड और अथॉरिटी हासिल होती है। और प्राइम मिनिस्ट्री कौम का एक ऐसा लीडर होता है जिसके पास सारी फॉरेन पॉलिसी या फिर जो मुल्क के इंटरनल मैटर्स हैं उन पे अथॉरिटी हासिल होती है। प्राइम मिनिस्टर को जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली है वही अपॉइंट करते हैं थ्रू द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और जो फेडरल कैबिनेट है उसका काम यह होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट या हेल्प करती है। और उसके अलावा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो भी प्राइम मिनिस्टर को एक तरफ से असिस्टेंस ही प्रोवाइड करती है। जो फेडरल कैबिनेट होती है उसमें मिनिस्टर्स होते हैं या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और एडवाइजर्स भी होते हैं। और जो कैबिनेट होती है उसमें पार्लियामेंट की जितनी स्ट्रेंथ है उसके 11% जो है वो कैबिनेट के मेंबर्स ही बन सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि अपर हाउस जिसको सेनेट कहा जाता है और लोअर हाउस जिसको नेशनल असेंबली कहते हैं। और आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट मिलकर एक बॉडी बनाते हैं जिसको मजलिस शूरा कहा जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के सेनेट की बात की जाए तो हमारी सेनेट एक परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जिसमें चारों सूबों की जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। लेट्स सपोज पाकिस्तान में अगर 100 सेनेटर्स हैं तो उसमें 25 सेनेटर्स जो है वो हर एक प्रोविंस से होंगे। और जो हर प्रोविंस के सेनेट के मेंबर्स होते हैं उनको अपनी प्रोविंशियल असेंबली ही इलेक्ट करती है। और पाकिस्तान की सेनेट में जो स्पेशल एरियाज हैं जैसे ट्राइबल एरियाज या फिर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सेनेट का चेयरमैन होता है वो प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सेनेट किसी भी मुद्दे पे, किसी भी इशू पे कोई भी बिल जो है वो रेज करके उसको पास कर सकती हैं, सवाए फाइनेंस बिल्स के जो सिर्फ नेशनल असेंबली में ही इनिशिएट होंगे और पहले वहाँ पे उनको पास होना पड़ेगा, फिर वो सेनेट में जाएंगे। और जो हमारी फेडरल बजट होती है और जितने भी फाइनेंस के बिल्स होते हैं उनको अप्रूव करने की जो पावर होती है वो सिर्फ हमारी नेशनल असेंबली के पास ही होती है। और जो हमारी नेशनल असेंबली है इसको पर्स ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो नेशनल असेंबली ही डिसाइड करती है। अगर कोई बिल मेजॉरिटी से नेशनल असेंबली से भी पास हो जाता है और सेनेट से भी पास हो जाता है, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता है और प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर देता है, तो प्रेसिडेंट के इसी फैसले को ओवर रूल करने के लिए नेशनल असेंबली और सेनेट मिलकर उस बिल को एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन सेनेट को जो है वो प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, MNAs यानी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, उनको पाकिस्तान के जो एडल्ट सिटीजन्स हैं वो यानी कि जिनकी एज अबव 18 या 18 होती है तो वही इलेक्ट करते हैं थ्रू दी पॉपुलर वोट। और जो पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस हैं या फिर जो ट्राइबल एरियाज हैं या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हैं उनको जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो पॉपुलेशन की बुनियाद पे अलोकेट की जाती हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो उसको नेशनल असेंबली की सीट्स भी ज़्यादा अलोकेट की जाती हैं। नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के पार्लियामेंट्री टर्म तक ही सर्व कर सकते हैं। इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन करते हैं या फिर नेशनल असेंबली ही डिसॉल्व हो जाती है तो इन केसेस में उनकी टर्म जो है वो 5 साल से कम भी हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसके जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो मुस्लिम्स ही हैं और जो उसकी 5% सीट्स हैं वो दूसरी माइनॉरिटीज जैसे हिंदू, सिख्स या क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व की जाती हैं। और पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें 50 से ज़्यादा सीटें जो है वो रिजर्व सीट्स वो वुमेन के लिए हैं, जिनको जो पार्टी होती है वो अपने हिसाब से ही सिलेक्ट करती है। अगर पाकिस्तान की जुडिशरी की बात की जाए तो पाकिस्तान की जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, सिविल और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आ जाती हैं। और इन कोर्ट्स के पास सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शंस दोनों होती हैं।
और प्रोविंसेस में कुछ दूसरे कोर्ट्स जैसे सर्विसेज कोर्ट, इनकम टैक्स एंड एक्साइज कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट्स को भी इस्टेब्लिश किया गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो उसके पास ओरिजिनल और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और जो फिर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके फिर उनको अपॉइंट किया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है या फिर जो दूसरे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो 68 ईयर्स तक जो है वो सर्विस दे सकते हैं। पाकिस्तान की जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसका यही काम है कि पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर में कवानीन बन रहे हैं वो जो इस्लामिक शरिया है उसके अगेंस्ट तो नहीं है, और अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो कि इस्लामिक शरिया के खिलाफ है तो इस कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि उस लॉ को थ्रू जुडिशल एक्टिविज्म नल एंड वाइड करार दे सकती है। फेडरल शरीयत कोर्ट के 8 जजेस होते हैं जो कि मुस्लिम्स ही होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट जो है वो इस कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंट करता है। इस कोर्ट के जो 8 जजेस होते हैं उसमें से ये लाजमी है कि जो 3 जजेस हैं वो उलमा हो जिनको इस्लामिक लॉ का बहुत ही अच्छी तरह से पता हो। फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनका टेन्योर 3 साल तक होता है, जो कि प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है जिसको बढ़ा भी सकता है। और फेडरल शरीयत कोर्ट के पास ये भी पावर्स हैं कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स में हुदूद केसेस होते हैं तो उनको भी ये रिवाइज कर सकता है। और फेडरल शरीयत कोर्ट के जो डिसीशंस होते हैं वो पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं या फिर जो लोअर जुडिशरी है उस पर बाइंडिंग होते हैं, यानी कि उनको लाजमी मानने होते हैं। और फेडरल शरीयत कोर्ट अपना स्टाफ खुद ही अपॉइंट करता है और जो अपने रूल्स या प्रोसीजर है वो खुद ही बनाता है। और पाकिस्तान में अगर प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स की बात की जाए तो करंटली पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं उनके पास हाई कोर्ट्स हैं। अप्रैल 2010 में पाकिस्तान के कानून में 18th अमेंडमेंट आई, जिसके बाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम से एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। और जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री कमीशन होती है वही जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के जजेस होती हैं उनको अपॉइंट करती है। और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट होते हैं उनको उनके ट्रायल के लिए भी अलग कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं उनकी अपील्स जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट्स में जाती हैं, और जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनकी अपील्स डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए जाती हैं। पाकिस्तान में एक ओम्बड्समैन जिसको मोहतसिब भी कहते हैं उसका भी एक ऑफिस एग्जिस्ट करता है, और ये ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो अर्ली मुस्लिम स्टेट्स थी उनमें भी मोहतसिब का जो ऑफिस है वो एग्जिस्ट करता था ताकि जो उस स्टेट के सिटीजन से उनके साथ कोई नाजायजी ना हो। तो पाकिस्तान का भी जो वफाकी मोहतसिब होता है उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है 4 साल की टर्म के लिए, और ये टर्म कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती। तो मोहतसिब का यही पर्पज़ होता है कि जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी हो, यानी कि उन इंस्टीट्यूशंस का अगर कोई भी वर्कर हो तो उनके साथ इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई ज्यादती या नाजायजी ना हो। और जो पाकिस्तान की फेडरल एजेंसीज हैं या फिर कोई फेडरल गवर्नमेंट बॉडी है उसकी तरफ से पाकिस्तान के किसी भी सिटीजन के साथ कोई इनजस्टिस हो तो उसी इनजस्टिस को मोहतसिब इन्वेस्टिगेट करता है और रेक्टिफाई करता है। और ख़राब एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से मोहतसिब के पास ये पावर्स होती हैं कि जिस बंदे का भी नुकसान हुआ है उसको कंपेंसेशन पे कर सकता है। और मोहतसिब का यही मकसद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन्स होते हैं उनके बीच में एक एज अ ब्रिज एक्ट करता है, और ये जितने भी पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं उनको इम्प्रूव करता है। और जो इंस्टीट्यूशंस के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं उनका मिसयूज ना हो ये उसको इंश्योर करता है। तो फ्रेंड्स, अगर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के ऑफिस की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होता है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, और वो एक ऐसी शख्सियत होती है जो कि सिविलियन कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस होता है, और वो पूरी कौम का एक लीडर होता है। पाकिस्तान के जितने भी अंदरूनी मसाइल या फॉरेन पॉलिसी के मसले या फिर लेजिस्लेशन के मसले, तो उन्हीं सारे मसाइल से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता रहता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स देता है, जैसा कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी कैदी या मुजरिम की जो सजा है वो कम कर सकता है या फिर उसको एक आम माफी भी दे सकता है। और उसके पास जो पाकिस्तान की मिलिट्री होती है उसका भी एक खास कंट्रोल हासिल होता है। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री में हाई कमांड्स की जितनी भी पोस्ट होती हैं तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन के बाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को 5 साल के टर्म्स के लिए इलेक्ट किया जाता है थ्रू दी इनडायरेक्ट इलेक्शन। और पाकिस्तान की सेनेट के मेंबर्स, नेशनल असेंबली के मेंबर्स और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स मिलकर
अंदर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट के बाद कोई भी बंदा प्रेसिडेंट के लिए दोबारा री इलेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि वो एक ही बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर प्रेसिडेंट अपना काम सही नहीं कर रहा या फिर उससे कोई बहुत ही बड़ी मिसकंडक्ट हो गया है तो उसको जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है वो 2/3 मेजॉरिटी से इम्पीच करके उसको प्रेसिडेंटशिप से हटा सकती है। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास जो है वो गवर्नमेंट को चलाने का कोई भी इख्तियार नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था सिस्टम जिसके तहत पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो काम करती है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।